जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बलिदान वॉरियर में। दोस्तों, एयरफोर्स XY ग्रुप 2023 के लिए हमने एक नई बैच चालू करी है जिसका नाम है उड़ान बैच। इसमें हम डेली आपको मैथ प्रैक्टिस सेट करवाएंगे और भी इंग्लिश के जो है प्रैक्टिस सेट वो भी हम लाएंगे डेली। और जो भी साइंस से हो गए सर, डेली आपको इस पे प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें से इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। सिलेक्टेड क्वेश्चनों को हम लाएंगे जो कि पहले आ चुके हैं सभी शिफ्टों में, और उनमें से हम सिलेक्टेड लाएंगे जिससे आपकी तैयारी पूर्ण हो सके। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन की ओर जाने से पहले मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहले पहुँच जाए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि यदि A/B 7:9 और B/C 3:5 है, तब A/B/C क्या होगा। तो दोस्तों, A/B हमें दे के रखा है, A/B क्या दे के रखा है हमें 7:9, और B/C हमें दे के रखा है 3:5। हम क्या करेंगे, या तो हम बी को इक्वल बनाना है, तो बी को इक्वल बनाने के लिए इसमें हम 3 का गुणा कर लेंगे, तो बी जो है 9 आ जाएगा। तो 3 का गुणा करेंगे जब, तो B/C क्या बन जाएगा हमें 3 × 9 और 5 × 15, तो बी अनुपात क्या बन गया। तो जो है A/B/C क्या हो जाएगा, ए क्या है हमारे पास 7, बी क्या हो गया 9 और सी क्या हो गया हमारे पास 15। तो जो हमारा आंसर है वो 7:9:15 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इसको दूसरी तरीके से भी हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पर लिख देंगे हम A/B/C। A/B क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 7:9, और B/C क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो 3:5। अब क्या करेंगे, हम इधर से ऊपर से 9 को बढ़ा देंगे और नीचे से 3 को बढ़ा देंगे। अब गुणा कर लेंगे तो 7 कितना हो जाएगा 21, 9 27 और 5 नमा 45। अब देखेंगे कि कैसे कट रहा है, तो ये 3 से कट रहा है, हम 3 से काट देंगे, तीनों से तो 21, 3 नम 27, इसको काटेंगे तो 3 से 15 बार में कट जाएगा। तो जो हमारा आंसर है 7:9:15, तो ये वापस से रिपीट हो गया। तो इसको इस तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं, इधर से इक्वल करके भी निकाल सकते हैं। ये दो तरीके हमने आपको बता दिए, इससे आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हैं। ये वाली ट्रिक है जो फर्स्ट वाली, इससे आप क्वेश्चन को बड़ी फास्ट यहीं से क्वेश्चन में देख के ही सोल्व कर पाएंगे कि यहाँ पर अगर 9 दिया है तो B9 करना है, तो मुझे 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो 3 × 9 और 5 × 15, तो जो है आपका यहीं पे क्वेश्चन में ही बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एक काम को ए और बी 12 दिनों में कर सकते हैं, उसी काम को ए बी और सी मिलकर 8 दिनों में कर सकते हैं, तो सी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमें कि ए और बी मिलकर, मतलब कि ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में। उसी काम को ए बी सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने कर रहे हैं 18 दिन में। दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे, फिर इनकी कार्यक्षमता को निकाल लेंगे। तो फिर पहले एलसीएम ले लेते हैं हम। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 72। तो 72 12 से डिवाइड होगा तो इसकी कार्यक्षमता ए और बी की कार्यक्षमता कितनी आ जाएगी 12 बहुत, और 18 से 4 बार में, मतलब 18 से 4 बार में कटेगा तो इसकी कार्यक्षमता 4 आ जाएगी। फिर देखेंगे कि ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं 18 दिन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं दोस्तों कि ए एक काम को ए और बी मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को ए बी एवं सी मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों, देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। क्या बोला गया है कि ए प्लस बी जो है 12 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी जो है कितने दिन में 8 दिन में कर सकते हैं। तो जो है
इनका एलसीएम ले लेंगे हम सबसे पहले। तो कितना आ जाएगा एलसीएम? 24, 8 या 24 और 12 दूनी 24। तो जो है ए और बी की जो कार्य क्षमता है वो हमारे पास आ गई 2। ए बी सी की जो कार्य क्षमता है हमारे पास आ गई 3। अगर मैं ए बी सी में ए बी की कार्य क्षमता को रख देंगे, ये हमने रख दिया 2, तो सी की जो कार्य क्षमता है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी? सी इज इक्वल टू 3 - 2, सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। तो सी की जो कार्य क्षमता है 1 आ जाएगी। और 24 काम करना मतलब सी को अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो 24 काम को सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? तो वर्क जब करना होगा तो टोटल काम अपूर्ण कार्य क्षमता आ जाएगी और 1 से 24 बार में कर जाएगा। तो जो डे है, डे, तो जो डे है उसको कितने दिन आ जाएगा? 24 डे। तो सी है जो वो 24 दिनों में इस काम को पूरा कर लेगा अकेले। तो जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक आदमी साइकिल से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और पुनः 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने स्थान पर वापस लौटता है, तो औसत चाल बताओ। तो दोस्तों औसत चाल क्या होती है? औसत चाल की तो सबसे पहले आप फार्मूला ही याद कर लो, जिससे आपको बहुत आसानी होगी। तो औसत चाल इज इक्वल टू 2xy अपॉन का x प्लस वाई। एक्स मतलब जाना, वाई मतलब वो रिटर्न आना। अब रख लेंगे हम। तो 2x हमारे पास कितना है? 15, वाई हमारे पास कितना हो जाएगा? 10, और ये हो जाएगा 15 प्लस 10। गुणा कर लेंगे तो 15 से इसमें करेंगे तो 150, 150 में 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300। नीचे कितना आ जाएगा हमारा? 15 और 10 जोड़ देंगे तो नीचे आ जाएगा हमारा 25। 25 से हम इसको काट देंगे तो 25 से कम 25, 5 बचा, 25 दूनी 50। तो जो है उसकी औसत चाल कितनी होगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। उस आदमी की औसत चाल कितनी होगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं कि एक नाविक धारा की दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पुनः धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो शांत जल में नाविक की चाल बताए। तो दोस्तों अगर ऐसा बोले कि धारा की दिशा में चल रहा है और विपरीत दिशा से वापस आ रहा है, तो शांत जल में नाव क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? या तो शांत जल में नाविक की चाल पूछ सकता है या धारा की चाल पूछ सकता है। क्वेश्चन में दो ही चीज हमेशा, अगर ऐसी इक्वेशन आई तो चीज पूछ सकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे? जो शांत जल में धारा की, शांत जल में नाव की चाल है, उसका फार्मूला होता है शांत जल में नाव की चाल। तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा कि 1/2 एक्स प्लस का वाई। वो अगर कभी क्वेश्चन में हमें धारा की चाल पूछ ली, धारा की चाल, तो हम क्या बताएंगे? 1/2 एक्स माइनस वाई। ठीक है दोस्तों, हम क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो शांत जल में नाविक की चाल पूछी है, तो शांत जल में हम नाविक की चाल निकाल लेंगे। 1/2 हमारा शांत जल में नाविक की चाल कितनी होगी? ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, एक्स प्लस वाई वाला। तो एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा? 20, वाई कितना आ जाएगा? 10, दोनों को जोड़ लेंगे 30 इंटू 1/2 आ गया। 1/2 से कितनी बार में कट जाएगा? 15 बार में। तो जो हमारा आंसर है 15 किलोमीटर प्रति घंटा जो है शांत जल में नाव की चाल आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि एक घोड़े को 1980 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य बताइए। 1980 रुपये में बेचने पर कितना हो रहा है लाभ? 10% का। मतलब कि 1980 है ये इसका सेलिंग प्राइस है, मतलब कि विक्रय मूल्य। तो जो है सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 1980, और 10% का लाभ हो रहा है, मतलब कि ये जो 1980 है ये 110% की वैल्यू होगी दोस्तों, 110% की वैल्यू होगी। अगर हम मान ले कि क्रय मूल्य, माना क्रय मूल्य 100% की वैल्यू होती है और 100% पर 10 रुपये लाभ हुआ, तो मतलब ये 110 की वैल्यू हो गई दोस्तों। ठीक है, क्योंकि 100 का 10% 10 होगा। तो हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य, मतलब हमें 100 की वैल्यू निकालना है। तो 1980 में से हमें 100 की वैल्यू निकालना, जिसकी वैल्यू निकालना उसका गुणा, और ये जिसकी वैल्यू है टोटल नीचे काट लेंगे, 0 से 0 चले जाएगा, 11 से काटेंगे, 11 कम 11, 11 88 और 0।
तो 180 इंटू 10, 180 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1800। तो 1800 जो है हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि एक संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। एक संख्या को 357 से भाग देने पर क्या बचता है 39 शेष बचता है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि शेष को इसी में जोड़ दो, 357 में हम क्या करेंगे शेष को जोड़ देंगे, तो हमें पूरी संख्या पता चल जाएगी। क्योंकि अगर मान लीजिए कि 357 से एक बार में कोई संख्या गई होगी और जो 39 शेष बच जाए एक बार में, तो ये प्लस करके यहाँ लिख देंगे यहाँ पे, तो जो है एक बार में ये चले जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 357 में 39 को जोड़ लेंगे, तो हमें संख्या पता चल जाएगी। जोड़ लो, 7 दूनी 14, 2 16, 5 3 8 और 1 9 और ये 396। अब क्या बोला है कि उस, तो हमें संख्या पता चल गई क्या 396। अब उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो 396 को 17 से भाग दे देंगे हम, तो 17 17 दूनी 34, बचेगा क्या 5 और 6 और 17 3 51 हो जाएगा। शेष क्या बच जाएगा हमारे पास 5, तो जो शेष है हमारे पास 5, 17 से भाग देने पर शेष क्या बच गया हमारे पास 5। तो जो है आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए, जो कि एकदम करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 7, अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो जो 6 से विभाज्य है वो कौन सी संख्या है। तो 996, क्योंकि 999 जो है वो 6 से डिवाइड है। सबसे छोटी जो है 6 से विभाज्य 3 अंकों की वो है 102। तो एक फार्मूला सा दोस्तों इसको हम लगाएंगे और इसका आंसर चुटकियों में निकाल लेंगे। क्या है कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो टी एन क्या होता है, जो टी एन होता है अंतिम नंबर। तो टी एन जो होता है अंतिम नंबर हमारे पास है 996। ए प्रथम पद होता है, मतलब सबसे पहला नंबर जो 6 से डिवाइड है, तो वो 102 है हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास ए। एन जो है एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एन हमें ज्ञात ही करना है कि कितनी संख्या है। तो एन हमें क्या करना है ज्ञात करना है। और डी बराबर क्या होता है अंतर, कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में कितना अंतर है। तो वो हमें पता है कि 6 का अंतर ही है, क्योंकि 6 से ही हो रहा है ना, 6 से गुणा 6 से डिवाइडेड हो रहा है, तो 6 का अंतर है। तो वैल्यू को पुट करेंगे हम, तो टी एन इज इक्वल टू कितना है 996, ए इज इक्वल टू हमारे पास 102 प्लस का एन कितना है हमारे पास ज्ञात करना है, तो एन का एन रहने देंगे, एन माइनस 1 डी की वैल्यू 6। अब क्या होगा, ये इधर 102 प्लस का इस तरफ लेके माइनस का कर देंगे, तो 996 माइनस का 102 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 6। माइनस करेंगे तो 6 में से 2 गया 4, 9 का 9 और 9 में से 1 गया तो 8 इज इक्वल टू एन माइनस 1 6। भाग देंगे तो 6 एकम 6, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 6 से गया तो 2 और 6 चौक 24, यहाँ पे कितना बच जाएगा 5 और 6 नमक की 54। तो 149 जो है हमारे पास आ जाएगा एन माइनस 1 इज इक्वल टू एन माइनस 1 उस तरफ क्या है माइनस का है, तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस का। तो 149 प्लस का 1 इज इक्वल टू एन, तो जो है हमारे पास क्या आ जाएगा एन इज इक्वल टू 149 में एक को जोड़ देंगे तो 150। तो 150 ऐसी संख्या है, 150 संख्याएं हैं जो 6 से क्या होगी दोस्तों विभाज्य होगी। तो जो है इसका हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं हम कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को क्रमशः 30% तथा 20% बढ़ाने पर क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया दोस्तों कि बढ़ाना हो परसेंट, इतने परसेंट बढ़ाना हो, या 1% बढ़ाया फिर घटाया, फिर पहले बढ़ाया फिर घटाया, पहले बढ़ाया फिर घटाया, पहले घटाया फिर बढ़ाया, तो इसके लिए एक सक्सेसफुल मेथड लगा देंगे हम कि क्या है x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन का 100। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए ये हम फार्मूला लगा के आराम से सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम करते हैं। तो x मान लेते हैं 30% और y मान लेते हैं 20%। तो लंबाई और चौड़ाई को क्या करा है वृद्धि हुई है, दोनों में क्या हुई है वृद्धि हुई है। तो दोनों क्या वृद्धि होगी तो प्लस का आएगा और घटेंगे तो माइनस का आएगा।
कमी होगी तो माइनस का आएगा, तो लगा देते हैं। तो वृद्धि तो दोनों प्लस के, तो 30 20 फिर प्लस 30 इंटू 20 अपॉन का क्या है 100। 30 और 20 ये कितने हो जाएंगे टोटल 50, प्लस ये जीरो से ये डबल जीरो कट गया, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो कितना आ जाएगा जोड़ने पे 56, क्या आ गया 56% जो है उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। तो ये इतना सिंपल है, इसको बहुत आसानी से फार्मूले से हम सोल्व कर सकते हैं। तो पेपर में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो आप ये फार्मूला लगाइए और आराम से जल्दी सोल्व करिए, अपना टाइम बचाइए। तो जो 56% इसका आंसर आया जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ाने पर क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब दोस्तों 20% बढ़ाने पर, तो 20% क्या है, अगर 20% परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में 100, ये जीरो से ये जीरो कट, 2 एकम 2, 2 5 10, मतलब कि 20% मतलब 1/5। अगर हम मान लें कि पहले त्रिज्या जो थी 5 थी, पहले जो त्रिज्या थी वो 5 थी, और 5 पे फिर क्या हुआ, एक को बढ़ा दिया, तो अब की जो त्रिज्या वो कितनी होगी 6 होगी, क्योंकि 5 का अगर 20% हम निकालेंगे तो 1 ही निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले की त्रिज्या और बाद की त्रिज्या। अब क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ाने पर कितने परसेंट की वृद्धि होगी इसमें क्षेत्रफल में। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते, त्रिज्या 5 मान के, फिर हम त्रिज्या 6 मान के क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू रख लेंगे, पाई का पाई हम रहने देंगे क्योंकि दोनों में पाई होगा तो कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 25 पाई। ठीक है दोस्तों, अब इधर भी हम लगा लेंगे पाई आर स्क्वायर, 6 त्रिज्या 6 मान के, तो पाई इंटू 6 का स्क्वायर, मतलब कि कितना हो जाएगा 6 6 36 पाई। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितने की हुई दोस्तों, तो 25 माइनस 36, और 36 माइनस 36 पाई माइनस 25 पाई। तो वृद्धि कितने की हुई, 36 में से 25 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 11, 11 पाई की क्या हुई वृद्धि। तो अब इन्होंने क्या पूछा है परसेंटेज में, तो 11 पाई की क्या हुई है हमें वृद्धि, कितने पे हुई है, तो 25 पाई पे हुई है, इंटू का परसेंटेज निकालना है तो 100, पाई से पाई कैंसल, 25 चौके 100, 11 को 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 44% जो है हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यदि एक संख्या के वर्ग में 56 का स्क्वायर जोड़ा जाता है तो उत्तर 4985 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या के वर्ग में 56 का स्क्वायर जोड़ा जाता है, तो माना कि वह संख्या क्या है दोस्तों, माना संख्या x है। अब x में क्या क्वेश्चन में बोला है कि 56 का स्क्वायर हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो हमें जो है उत्तर कितना प्राप्त होगा 4985। तो अब 56 का स्क्वायर हम निकाल लेंगे यहाँ पर। तो 56 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 6 36, हाथ का लगा 3, 6 पंचे 30 और 3 33, फिर 5 छंकी 30, हाथ का लगा 3, 5 25 और 3 28, जोड़ लेंगे 6 3 8 और 3 11, और क्या हो जाएगा 3। तो क्या है 56 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 3136 इज इक्वल टू 4985। ये इस तरफ प्लस का है, उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो हम घटा देंगे यहीं से 3136 को घटाएंगे तो 15 में से 6 गया, तो कितना आएगा हमारे पास, 15 में से 6 जाएगा तो 9, 7 में से 3 गया तो कितना आएगा 4, 9 में से 1 जाएगा तो 8, और यहाँ पर 4 में से क्या 3, 1849। अब 1849 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, तो 1849 है जो हमारा 43 का स्क्वायर होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 43 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि 7 का छोटे से छोटा गुणांक कौन सा है जिसको 6 9 15 18 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले जो ये दिया है भाग देने वाली संख्या है, इनका एलसीएम ले लेंगे हम। तो 6 9 15 और 18 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 से दे देंगे तो 2 3 6, 9 में जाएगा नहीं, 15 में जाएगा नहीं, और 2 नमक की 18। अब 3 से दे देंगे, 3 एकम 3 3 त्या 9, 3 पंचे 15 और 3 त्या फिर से 3 से दे देंगे
तो ये 1 3 एकम 3 और ये 5 और 3 एकम 3, फिर 5 से देंगे तो 1 1 चलेगा। अब निकाल लेंगे, 3 दूनी 6, 6 6 12 छत्या 18, 18 पंचे 90, तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 90। तो जो 7 का छोटा छोटा गुणांक है वो जिसको 6 9 15 18 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है। तो जो है अब 90 में किसी चीज का गुणा होगा, हम मान लेते हैं के का गुणा होए और 4 जुड़ जाए, मतलब 4 शेषफल इसमें जुड़ जाए और के का जो गुणा है इसमें हो जाए, तो वो संख्या क्या होगी 7 से डिवाइडेड होगी। अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हमें के की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो के इक्वल टू अगर हम 1 रखें तो 90 कम 90 और फिर 4 जुड़ जाएगा उसमें, तो कितना आ जाएगा 94। और 94 को हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। अगर 94 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या है आंसर आएगा क्या, तो देख लेते हैं। 7 एकम 7, 2 7 7 14 7 क्या 21, तो क्या है 7 क्या 21, तो हमारे पास 3 शेषफल आ रहा है, जबकि शेषफल कितना आना चाहिए हमारे पास 4। अब 2 रखेंगे ऐसे ही, 3 रखेंगे ऐसे ही, तो अब एक बार हम 4 रख के भी देख लेते हैं। तो 4 के की जगह पर रखा, प्लस का 4 किया तो 9 चौक 36, 360 प्लस का 4 टू 364। अब 364 का हम एक बार चेक कर लेते हैं, 7 से डिवाइड देखिए तो 7 14 7 7 28 7 पंचे 35 और 7 दूनी 14, तो जो है क्या पूरा डिवाइडेड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 364 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 5 अभाज्य संख्या, तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी है 2, दूसरी 3। अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है दोस्तों, अभाज्य संख्या मतलब किसी से भी भाग ना जाए वो वाली संख्या। तो 2 3, 3 के बाद क्या हो जाएगी 5, 5 के बाद क्या हो जाएगी 7, 7 के बाद क्या हो जाएगी 11। तो ये क्या हो गई हमारे पास 5 संख्या हो गई। अब इनका औसत निकालना है। औसत क्या होता है कि सभी संख्याओं का योग अपन सब संख्याओं की संख्या, तो योग कर लेंगे 2 3 5 7 11 डिवाइडेड बाय 5। तो 2 और 3 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 और 11 28, तो 28 डिवाइडेड बाय 5, 5 25 बचेगा यहाँ पर 3 लगाएंगे पॉइंट, 0 हो जाएगा 5 अंकी 30। तो जो है हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5.6 एवरेज आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि एक व्यक्ति के पास 1 रुपए के, 5 रुपए के तथा 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है 640 रुपए में। यदि प्रत्येक नोट समान संख्या में हो तो उसके पास कुल मिलाकर कितने नोट हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक्स नोट, एक्स नोट जो है वो 1 रुपए के हैं, एक्स नोट 5 रुपए के हैं, क्योंकि समान संख्या है नोटों की सभी में, तो एक्स नोट कितने हो जाएंगे 10 रुपए के भी हो जाएंगे। और तीनों को जब गुणा होगा जुड़ेगा, तीनों की जो संख्या है जो मान है जितने रुपए हैं टोटल रुपए जब जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 640 रुपए। तो हम क्या करेंगे जो एक एक्स 5 रुपए के जितने नोट है उनका गुणा करने पर उनके टोटल वैल्यू पता चल जाएगी, और इससे जो वैल्यू इन सबकी टोटल वैल्यू कितनी है हमारे पास 640 रुपए जोड़ लेंगे तो 1x प्लस 5x 6x हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा 16x, 16x बटे में 600 इक्वल टू 664। 16 से क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा 16 चौक 64, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। तो क्या है दोस्तों नोटों की जो समान संख्या थी, तो 1 रुपए के कितने नोट हो जाएंगे x मतलब 40, 1 रुपए के 40 नोट हो जाएंगे, 5 रुपए के भी 40 नोट हो जाएंगे और 10 रुपए के भी 40 नोट हो जाएंगे। तो उसके पास कुल मिलाकर कितने नोट है, तो 1 रुपए के 40 नोट, 5 रुपए के 40 नोट और 10 रुपए के 40 नोट। तो टोटल जो है उसके पास नोटों की संख्या थी 4 क्या 12, 120। तो उस व्यक्ति के पास टोटल नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी 120, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके पास जो 40 नोट 1 रुपए के थे, 40 नोट 5 रुपए के थे और 40 नोट 10 रुपए के थे। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा एकदम 120। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं दोस्तों कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज की भुजाएं, तो सबसे पहले हमको ध्यान देना चाहिए दोस्तों कि जो
सबसे बड़ी भुजा होगी वो हमारी क्या होती है, कर्ण। तो ये हमारी कर्ण कितनी है, सबसे बड़ी कौन सी है, 5, तो कर्ण कितनी हो गई, 5। उसके बाद हम इन दोनों में से आधार ऊंचाई किसी को भी मान सकते हो, हम इसको ऊंचाई मान लेते हैं, वो कम वाली को आधार मान लेते हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब हमें पता है कि हमारे पास आधार कितना है, 3, ऊंचाई कितनी है हमारे पास 4, तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत ही आसान तरीका है, एक हेरो के सूत्र से भी हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा पड़ेगा आपको। तो ये बहुत आसान तरीका है कि जो सबसे बड़ी, हमें यही ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, त्रिभुज का कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 15, कि यदि एक सिक्के को उछाला जाता है तो उसके हेड होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रायिकता पता होना चाहिए हमें, होता क्या है। तो प्रायिकता क्या होता है दोस्तों, प्रायिकता इज इक्वल टू होता है प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या अपन कुल प्रेक्षण, कुल प्रेक्षण। तो एक सिक्के को जब हम उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। एक सिक्के को जब हम एक बार उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो कुल प्रेक्षणों की संख्या में हमें क्या पता चलता है कि कुल प्रेक्षणों की संख्या में एक सिक्के को जब हम उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो कुल प्रेक्षणों की संख्या हमारे पास क्या हो गई, 2। अब याद करने को क्या बोला है कि हेड आने की प्रायिकता, तो एक सिक्के को हम उछालेंगे तो हेड हेड ही आएगा। तो प्रेक्षणों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, कि हमें तो हेड ही चाहिए सिर्फ, और हेड सिर्फ एक में है, तो हेड सिर्फ एक में है, तो हेड क्या हो जाएगी, मतलब प्रेक्षण की संख्या क्या हो जाएगी, एक। अब प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे हम, तो प्रायिकता इज इक्वल टू क्या होता है कि प्रेक्षणों की संख्या, मतलब ये हमारी हो गई प्रेक्षण, कि हमको तो ये ज्ञात करना है। और कुल प्रेक्षण मतलब कुल कितना हो रहा है, 2 बार, 2 चीज हो सकता है, हम सिक्के को उछाले 2 चीज हो सकता है। तो अब इसमें तो कुछ कट नहीं रहा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता हो जाएगी हमारी 1/2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:6 है तथा इनका गुणनफल 19:44 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो 3 संख्याओं का अनुपात 3, 4, 6 है, तो हम मान लेंगे कि जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, 3x, 4x या 6x। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि इनका गुणनफल 1944 है, तो इनका गुणा कर लेंगे हम, 3x 4x इंटू 6x इज इक्वल टू 1944। गुणा करेंगे, 4 क्या 12, 12 72, 72, x का x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का क्यूब। ये कितना हो गया, 1944। काट लेंगे हम, तो काटेंगे तो पहले एक काम करते हैं, गुणे में 72 इसको बटे में ले आते हैं, तो एक्स क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1944 डिवाइडेड बाय 72। हम काटते हैं, अगर इसको 12 से काट दें तो 12 कम 12, यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारे पास 7, 12 से 60 बरछंग 72, फिर कितना बच जाएगा यहाँ पे 2, और 12 दूनी 24, तो कितना हो जाएगा बरछंग 72। फिर से काटेंगे तो 6 दूनी 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, 6 7 तो 45। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 27। तो क्यू को हम हटाएंगे तो 27 पे क्या चल जाएगा रूट। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 × 3 × 3। ठीक है, यहाँ पर 3 आएगा क्योंकि क्यू था। तो अब क्या करा है, निकाल लेंगे, तो 3 का जोड़ा बन गया, तो एक्स बराबर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 3। एक्स बराबर हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी 3। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 6x, तो 6 इंटू 3 कर देंगे तो हमारे पास कितने आ जाएगा आंसर 6 × 18। तो सबसे बड़ी संख्या जो हमारे पास क्या आ जाएगी वो है 18। तो 18 क्या है क्वेश्चन, अब ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कि रीना और राधिका के आयु का अनुपात क्रमशः 7:6 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा, तो इनके आयु में कितना अंतर है।
तो रीना और राधिका की आयु का अनुपात कितना है? 7:6। तो हम मान लेंगे कि उनकी आयु कितनी है? 7x और 6x। 7x और 6x। अब 8 वर्ष बाद मतलब कि कितना अनुपात हो जाता है? 9:8। तो हम क्या बना लेंगे? इक्वेशन 8 जोड़ देंगे 8 वर्ष बाद, मतलब 8 साल और बढ़ गए उम्र में, तो अनुपात कितना हो रहा है? 9:8 का अनुपात हो जाएगा। 16 कर लेंगे हम, तिरिया गुणा कर लेंगे, 8 का गुणा इधर, 9 का गुणा इधर, गुणा करेंगे तो 7 8 कितना हो जाएगा? 56x, 8 8 64, इधर कर लेंगे 6 नमक की 54x, 8 72 हो जाएगा। अब एक्स एक्स वालों को एक तरफ ले लेंगे तो 56x माइनस का 54x हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? 72 माइनस का 64। माइनस कर देंगे 56 में से 54, 2x, यहाँ माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 6 और 2 8। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 4। x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 4। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि इनकी आयु का अंतर। तो आयु का अंतर हम देखेंगे कि 7x में से 6x गए तो कितना बचेंगे? 1x। तो हमें 1x की वैल्यू निकालनी है, तो 1 और x हमारे पास है 4, तो जो अंतर है वो कितना आ जाएगा? 4 वर्ष। तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, तो हमें मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि यदि एक वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? अगर क्या है, वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचते हैं तो 75 रुपये अधिक मिलता है। तो मान लो तो कोई भी जो क्रय मूल्य होगा वो 100% होगा। ये क्वेश्चन में हमने पहले भी देखा था इस टाइप का, जिसमें हमने कोरम मूल्य का कितना माना था? 100%। अगर हानि होती है 5% कम में, मतलब कि 95% में बिकेगा, और लाभ होता है मतलब 10% में, तो कितना? 110% में बिकेगा। तो जो है यहाँ से हम देखेंगे कि इसका अंतर कितना है। इसका अंतर हमारे को यहाँ 75 दे के रखा हुआ है क्वेश्चन में। हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ कितना अंतर है? 110 में से अगर 95 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 15%। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो 15% की वैल्यू हमें क्या देके रखी है? 75। हमें निकालना क्रय मूल्य, मतलब कि 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? जिस भी चीज़ की हमें वैल्यू निकालनी रहती है उसका गुणा करते हैं, और जिसकी वैल्यू रहती है उसको बटे में लिख देते हैं। पहले भी करा था हमने। काट देंगे तो 15 पचे कितना हो जाएगा? 75। 5 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500 रुपीज, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों कि चावल के भाव में 10% की कमी हो जाने पर 100 रुपये में 500 ग्राम अधिक चावल खरीदी जा सकती है, तो चावल का कम भाव ज्ञात कीजिए। तो चावल के भाव में क्या हो रहा है दोस्तों? 10% की कमी हो रही है। क्या हो रही है? 10% की कमी हो रही है। 10% की क्या हो रही है दोस्तों? कमी हो रही है। तो माना कि चावल का भाव कितना है? हमने माना अभी फिलहाल में कम होने से पहले चावल का भाव कितना है? एक्स। तो कमी होने के बाद क्या होगा? 10% कमी होगी। तो कमी जब होगी तो कितनी होगी? एक्स माइनस एक्स का 10% की कमी हो जाएगी। एक्स के क्या होगा? 10% कमी हो जाएगी। जीरो से जीरो कट गया, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो 10x माइनस का x, तो कितना आ जाएगा? 9x बटे में 10। तो जो कमी होगी, तो कमी के बाद जो भाव होगा, कमी वाला भाव, वो क्या होगा? 9x अपन का 10। अब क्या हो रहा है कि 100 रुपये में जितना चावल पहले आता था उसमें उससे क्या होगा? 500 ग्राम अधिक होगा। अगर 500 ग्राम को हम किलो में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5 kg आ जाएगा। किलो में कन्वर्ट करने पे कितना आ जाएगा? 0.5 kg आएगा। तो 100 रुपये में 9x बटे में 10 में जो भाव है उसमें हम माइनस कर देंगे 100 रुपये में जो पहले का भाव था उससे, क्योंकि उसमें कम मिलता था, तो 0.5 हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो माइनस का 10 जो नीचे है ये ऊपर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1000 अपॉन का 9x इज इक्वल टू माइनस 9 बटे एक्स इज इक्वल टू 0.5। आगे करते हैं। तो दोस्तों ये 9 है, ठीक है। अगर हम दोनों नीचे के हर को समान कर ले, तो दोनों हर समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये तो हमारे पास हो गया 9x।
तो हम यहाँ पर भी ऊपर नीचे 9 का गुणा कर देंगे, तो ये 100 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना 900, और नीचे करेंगे तो 9x हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमें एलसीएम लेने में बहुत आसानी होगी। अब 9x तो नीचे 9x आ गया, ऊपर 1000 में से मतलब 1000 में से 900 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 100 इज इक्वल टू 0.5। 0.5 मतलब कि हम पॉइंट को हटा के बटे में 10 लगा सकते हैं। 10 गुणा होगा इधर ऊपर, और ये 5 नीचे, जब 5 से तो 1 कट जाएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो x को हम इस तरफ लेके चले जाएंगे, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, तो 20 में 10 का गुणा हो जाएगा तो 200 बटे में 9। तो x की जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ गई, 200/9। हमें क्या निकालना है, कम भाव। कम भाव वाला हमारे पास वैल्यू क्या है, 9x/10। तो 9x/10, तो x की जगह रख देंगे हम 200/9, और ये यहाँ पर 10। ठीक है, 9x/10। 9 से 9 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, जो भाव है वो क्या आ जाएगा, 20 रुपये प्रति केजी। 20 रुपये प्रति केजी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आखिरी देखते हैं आज का, 20वां, कि एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 3000 रुपये में बेचा। उसे 15% लाभ और दूसरे पर 15% हानि हुई। तो कुल सौदे में उसे कितने परसेंट लाभ अथवा हानि हुई। मैंने आपको पहले ही बताया था, हमने क्वेश्चन इस तरीके क्वेश्चन जब उसमें लाभ, हानि, कमी, वृद्धि, ऐसे क्वेश्चन आया तो हम सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं। सक्सेसिव मेथड क्या है कि x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन का 100। तो x हमारे पास कितना हो गया, 15% लाभ मतलब कि प्लस का लाभ। हानि कितना होगा 15, माइनस का 15, फिर माइनस का 15 इंटू 15 अपॉन का 100 कर लेंगे, तो 15 से 15 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे हम। तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 20, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, 3 तिहाई 9 बटे में 4 आ जाएगा। 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 दूनी 8, फिर बचेगा 1, लगाया पॉइंट 10, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, फिर 0 लगाया, और 4 पंचे 20। तो हमें क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे माइनस था, तो ये भी माइनस का आएगा, तो ये भी माइनस का कटने के बाद आएगा, और परसेंटेज। तो आंसर माइनस में आया, माइनस में जब आंसर आएगा तो क्या होगा, हानि। प्लस में आता तो लाभ, माइनस में आया तो क्या हुआ, कम हो गया। और कितना हानि हुआ हमें, माइनस का 2.25%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, हानि। 2.25% हानि, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।